मैं सर एसएसपी सिंह सर मैं आपके पास आ जाता हूँ शशि शेखर सर सीधे और चूँकि आप शिक्षक हैं, बतौर शिक्षक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर के पढ़ाई-लिखाई होती ऐसे भी विषय हैं हमारे यहाँ जिनकी माँग होती है, लंबे समय से चली आ रही है कि इन विषयों की पढ़ाई होनी चाहिए। सर मैं पहले ये समझना चाहूँगा कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया वो कितना गलत था? क्या वास्तव में जितना हो-हल्ला मचाया जा रहा है या जिस तरीके से गलत होने की बात कही जा रही है, क्या वास्तव में बयान उतना खराब था, उतना गलत था या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ किसी और तरीके से भी इसको समझा जा सकता है? शशि सर। पहली बात तो ये है कि नीतीश कुमार जी ने जो सदन में बयान दिया है और जिस संदर्भ में बयान दिया है, तो संदर्भ तो अब देखिए, भारत में जनसंख्या नियंत्रण, महिला सशक्तिकरण, महिला साक्षरता, इसका एक संबंध है और इस संबंध के आधार पर अगर आप तथ्यगत विश्लेषण करेंगे तो आपको लगेगा कि इसके बीच जो रिश्ता है वो जरूरी है, उसको समझना भी जरूरी है और उसको कैसे अभिव्यक्त किया जाए। देखिए, नीतीश कुमार जी के इस बयान पर जिस प्रकार की आपत्ति दर्ज की जा रही है, वो कुछ भाषा की जो अभिव्यक्ति है और शब्दों का जो चयन है उसको लेकर के तो आपत्ति हो सकती है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में और खास करके विधानसभा या विधान परिषद या जो भी ऐसे लोकतांत्रिक संस्थाओं में जब आप कोई भी वक्तव्य दें तो शब्दों की सावधानी, भाषा की मर्यादा और कुछ भाव भंगिमा को भी नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। कई बार आप कहते हैं कि जो सत्य आप बयां कर रहे हैं वो है तो सत्य, और सत्य को बयां करने के तरीके अलग हो सकते हैं और इसी में सावधानी की आवश्यकता है। अन्यथा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के पीछे महिला निरक्षरता एक बहुत बड़ा कारण है और भी बहुत सारे कारक हैं, लेकिन ये इससे इनकार आप नहीं कर सकते कि महिला निरक्षरता एक बहुत बड़ा कारण है। और जैसे जैसे महिलाओं में साक्षरता बढ़ रही है वैसे वैसे जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में ठोस कदम उठाया जा रहा है। ऐसे भी मान्यताएं ये हैं कि जैसे जैसे आप शिक्षा का प्रसार करेंगे और शिक्षा में वैज्ञानिक शिक्षा, अंधविश्वास से मुक्त की शिक्षा और जो आज की वर्तमान परिस्थितियां हैं, क्यों जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, किस प्रकार से जरूरी है, अगर इस पे आप खुले दिल से चर्चा करेंगे तो आपको इस चर्चा से भागनी तो होगी नहीं, आप भाग नहीं सकते हैं। क्लास से लेकर के, विश्वविद्यालय से लेकर के, शैक्षणिक संस्थानों से लेकर के तमाम सेमिनार और तमाम महिला संगठनों के द्वारा भी लगातार सेक्स एजुकेशन की मांग होती रही है, कोई नई बात नहीं है। यहां सिर्फ मामला यहां फंस रहा है कि जो मैंने भी देखा, कुछ समझने की कोशिश की कि जो उनका एक शब्दों का चयन था उसमें आपत्ति की जा सकती है, उसमें आपत्ति हो सकती है और आपत्ति हो भी रही है। मैं भी चाहूंगा, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत सदे हुए राजनीतिज्ञ हैं, शब्दों के चयन में सामान्यतः वो बहुत सावधानी भी बरतते हैं। देखिए, आमतौर पर जो राजनीतिज्ञ बहुत पढ़े लिखे नहीं है, बहुत साक्षर नहीं है और पूरे ग्रामीण परिवेश से अगर आते हैं तो कई बार उनसे ऐसी चूक होती है शब्दों के चयन में, भाषा के प्रयोग में और अभिव्यक्ति में। कई बार वो ठेठ अभिव्यक्ति करने की कोशिश करते हैं। सामान्यतः ये देखा गया है कि ठेठ अभिव्यक्ति जब आप करेंगे तो आप ऐसा मान करके चल सकते हैं कि ये कम्युनिकेट प्रॉपर हो रहा है, लोगों तक जा रहा है, यानी कि सदन में जो चर्चा हो रही है वो सदन की चर्चा जो है फिर जनमानस तक भी पहुंचेगा, जनता तक, और उसमें हमारी माँ बहनें या महिलाएं शामिल हैं। तो सवाल है कि आप कई बार इस प्रकार का ठेठ अभिव्यक्ति करने के लिए कि उनको कम्युनिकेट करना है, उन तक पहुंचना चाहिए, तो ये बात जो है वो संभव है। मैं नीतीश कुमार जी की भाषा पे तो आपत्ति कर रहा हूं, यानी कि जिस प्रकार से उन्होंने उसे अभिव्यक्त किया है उसका प्रेजेंटेशन आपत्तिजनक है और इसकी सावधानी की आवश्यकता थी, लेकिन ये उनकी मनसा पर मुझे कोई संदेह नहीं है। सामान्यतः जो इंटेंशन होता है, और इंटेंशन जो हमेशा पूर्व प्रेरित और पूर्वाग्रह से प्रेरित होता है, जैसे अगर आप देख लें कि महिलाओं के उत्पीड़न के सवाल पर अगर भारतीय जनता पार्टी, महिला सांसद भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री और तमाम यहां तक कि राष्ट्रीय महिला आयोग की चुप्पी, वो जो है कहीं ना कहीं इंटेंशनल है, क्योंकि आपके एक सांसद ने गलती की, निरंतर वो गलती की और उसके बाद आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंटेंशनल है, इसके पीछे मंशा बहुत साफ है।
अगर अगर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, महिला आयोग कुछ नहीं बोल रही है, और तमाम ऐसे महिला सांसद जिनको खुल करके सामने आना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का उत्पीड़न समाज में बहुत जघन्य अपराध है, लेकिन उस पर तो आपकी चुप्पी रही। महिला आयोग ने कोई तत्परता नहीं दिखाई। किंतु ऐसे बहुत सारे मामले हैं, राम रहीम को बार बार पैरोल दिया जाना, या ऐसे तमाम महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले लोगों को जिस प्रकार से संरक्षण देने की कोशिश की है सरकार ने, और तमाम जो उनकी महिला आयोग से लेकर अन्य एजेंसियां हैं, पुलिस, ऐसी स्थिति में उनकी ये जो तत्परता दिख रही। और एक और चीज मैंने महसूस किया कि जब सदन में वो इस बात को कह रहे थे तब तो बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं हो रही थी, और बहुत सारे जो विपक्षी जो विधायक हैं वो भी सुन भी रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। हालांकि ये भी आपत्तिजनक है, अगर सदन में कोई नेता या मुख्यमंत्री या विधायक कोई इस प्रकार की भाषा करे और आपको लगता है कि ये आपत्तिजनक है, इस भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो स्पीकर की भी अपनी जिम्मेदारी है, जो विभिन्न विधायक हैं, विपक्ष है, उसकी भी जिम्मेदारी है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि अपने पक्ष के लोगों को भी इस पे वहां पर जो है खुल करके सामने आना चाहिए। इससे एक लोकतांत्रिक परिवेश बनता है कि सदन में हम लोकतांत्रिक तरीके से सार्वजनिक जीवन के किसी भी मुद्दे पे खुल करके बहस कर सकते हैं और उस पर एक सहमति निर्माण करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मुझे लगा नहीं हुआ। तो विपक्ष ने जो लगातार अब जो कुछ कहा जा रहा है या किया जा रहा है, या महिला संगठनों के द्वारा, या बहुत सारी जो महिलाएं विभिन्न प्रकार की विरोध प्रकट कर रही हैं, देखिए उनको अधिकार तो है, आप रोक नहीं सकते। जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं वो भी लगातार कोशिश करते हैं कि विपक्ष से कोई चूक हो और चूक के कारण उसे सार्वजनिक जीवन में जो है वो कहीं न कहीं बदनाम करके उनके जनाधार को कमजोर किया जाए। ये जनतंत्र में बड़ी सामान्य प्रक्रिया है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अगर एक विपक्षी पार्टी, बिहार में कम से कम, देश की तो वो सत्तारूढ़ पार्टी है, वहां अगर इस तरह की वो कोई कोशिश कर रही है तो उसको मैं राजनीतिक दृष्टि से तो बहुत गलत नहीं कर सकता। लेकिन क्या सदन में वही विरोध उन्होंने अभिव्यक्त किया? अगर उस प्रकार से नहीं किया, उनके चेहरे, उनके भाव भंगिमा से अगर ऐसा नहीं लग रहा है, तो ये तो बहुत दुखद पहलू है। इसका मतलब है कि बाद में उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से नीतीश कुमार या सत्तारूढ़ पार्टी को घेरने के लिए एक प्रकार से राजनीतिक प्रयास प्रारंभ किए। तो इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। लेकिन मैं इस बात को बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा, शब्दों के चयन में और प्रेजेंटेशन में गिरावट बहुत तेजी से आई है। ये पूरे देश के स्तर पर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री के भाषणों को आपने अगर संसद में सुना है, और जिस प्रकार से स्मृति ईरानी जो है वो मंत्री होकर के कहने लगी कि राहुल गांधी ने किस प्रकार से आंख और वगैरह वगैरह उन्होंने ऐसा किया है, तो ये जो चीजें उठाई जाती हैं जिसकी कोई तथ्यात्मक जो है वो साक्ष्य नहीं है, उसको आप एविडेंस के द्वारा नहीं देख सकते। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिज्ञों को सोचने की आवश्यकता है कि देश की जरूरत तो है, बदलाव चाहिए सामाजिक जीवन में और अन्य प्रकार के जीवन में, और इससे चाहे जनसंख्या नियंत्रण हो, नारी सशक्तिकरण हो, तमाम ये कोशिश तो उनको निरंतर करनी है। लेकिन साथ ही साथ उनको ध्यान रखना है कि भाषा की मर्यादा, शब्दों के चयन में, अभिव्यक्ति के तौर तरीके, प्रेजेंटेशन और भाव भंगिमा ऐसे होने चाहिए। गंभीर विषय है तो गंभीर विषय पे उनके चेहरे से भी गंभीरता दिखनी चाहिए, भाषा के स्तर पर भी गंभीरता दिखनी चाहिए, और साथ ही साथ जो प्रेजेंटेशन का तरीका उसमें पूरी जो है वो गंभीरता दिखनी चाहिए। उसकी कमी तो दिखी है, और ये कमी जो है सिर्फ वहां नहीं है, हर जगह जिस प्रकार से सार्वजनिक स्थलों को और विधानसभाओं और लोकसभा को और तमाम ऐसी संस्थाओं को इन्होंने एक मजाक का पात्र बना रखा है। तो ये इस बात को समझने की जरूरत, और ये जनतंत्र पे सवाल है, और इस जनतंत्र के ऊपर उठने वाले सवाल को जनता तक सही अर्थों में पहुंचाने की जिम्मेदारी तो मीडिया की थी। मीडिया ईमानदारी से अगर जो है राजनीतिज्ञों के या सत्तारूढ़ पार्टियों या विपक्षों कोई भी हो, सार्वजनिक जीवन में जो भी हैं, उनकी गलतियों को, कमियों को उजागर करने की जनता तक की जिम्मेदारी मीडिया की थी, और मीडिया यहाँ चूकी है। कुछ भले सोशल मीडिया लगातार ये कोशिश कर रही है, लेकिन सामान्य से जो जिसको मेन मीडिया कहा जाता है वो चूक गई है, और फिर वो उसको हवा देने लगती है, उसी को जो है ना ऐसा लगता है कि प्रोपेगेंडा करने लगती है, और वो एक प्रोपेगेंडा टूल के रूप में सरकारी पक्ष के या सत्तारूढ़ पक्ष के या
खास करके जो दक्षिणपंथी विचार हैं उसकी एक प्रोपेगेंडिस्ट टूल बन करके रह गई है। ये सारी जो चिंता के विषय हैं। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये एक बात तो कहूंगा कि नीतीश कुमार जी को इस अभिव्यक्ति को बहुत सावधानी और गंभीरता से सदन में भी रखनी चाहिए। माफी मांग लिया ये अच्छी चीज है, क्योंकि देखिए इंसान गलती करता है, कर सकता है, इंटेंशनल हो या ना हो, उसके पीछे मनसा हो न हो, लेकिन जिस पल उसे एहसास हो जाए ये चूक हो गई है, गलती हो गई है, तो उन्हें तुरंत सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी भी चाहिए। और ये कदम उन्होंने उठा करके इस बात का एहसास जनता को कराने की कोशिश की है कि उनसे जो चूक हुई है उसके लिए वो गलती मांग रहे हैं। लेकिन जो विषय है वो आज भी सार्वजनिक जीवन में बहुत ही ईमानदार बहस की मांग करता है। ये जरूरी है, जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है इस देश के लिए, उससे सीधे सीधे आर्थिक विकास का संबंध है। और आम जीवन में महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं में बढ़ती साक्षरता और प्रजनन को लेकर के जो सवाल हैं, सेक्स एजुकेशन को जो लेकर के सवाल हैं, इन चीजों पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है, विचारने की जरूरत है। और उसमें सार्वजनिक जीवन में भी विधानसभा और लोकसभा के अतिरिक्त बहस की आवश्यकता है। शुक्रिया।